वित्तीय प्रबंध के आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक, अर्थात व्यापार में जो स्थायी पूंजी लगाई जाती है। स्थायी पूंजी मतलब लंबे समय के लिए लगाई गई पूंजी जिसका संबंध स्थायी संपत्तियों से होता है, उसको निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति मतलब व्यवसाय का क्षेत्र। स्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ स्थायी पूंजी का अनुपात अधिक होता है, जैसे सीमेंट, रसायन, और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है, जैसे चीनी और साबुन। अर्थात व्यावसायिक संगठन की प्रकृति के आधार पर स्थायी पूंजी की मात्रा आधारित होती है। आपका व्यवसाय जितना बड़ा होगा स्थायी पूंजी उतनी ज़्यादा लगेगी, व्यवसाय जितना छोटा होगा स्थायी पूंजी कम लगेगी। जैसे सीमेंट, रसायन, ये बड़े व्यवसाय होते हैं तो यहाँ स्थायी पूंजी अधिक लगती है, और कुछ व्यवसाय छोटे होते हैं जैसे चीनी और साबुन का व्यवसाय, वहाँ स्थायी पूंजी कम लगेगी। फिर है व्यवसाय का आकार। स्थायी पूंजी व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है, प्रकृति पर तो निर्भर करती ही है। सीमेंट और रसायन बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, स्थायी पूंजी अधिक लगेगी। चीनी और साबुन का उत्पादन एक लिमिटेड उत्पादन की तरह होता है, या स्थायी पूंजी कम लगेगी। व्यवसाय का आकार स्थायी पूंजी पर निर्भर करता है। स्थायी पूंजी व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है, स्थायी पूंजी व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। अगर आकार बड़ा होगा तो अधिक पूंजी लगेगी, और अगर आकार छोटा होगा तो कम पूंजी की आवश्यकता होगी। उत्पादन प्रक्रिया। उत्पादन प्रक्रिया भी स्थायी पूंजी के निर्धारण के लिए आवश्यक है। यदि पूंजी गहन उद्योग है, अर्थात व्यापार लंबा चौड़ा फैला हुआ है, तो स्थायी पूंजी अधिक लगेगी। अगर श्रम गहन उद्योग है, अगर व्यापार श्रमिक पर आधारित है, हाथों से काम हो रहा है, श्रमिक अपना महत्व व्यापार को दे रहे हैं, तो कम पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि पूंजी गहन उद्योग है, अर्थात पूंजी की आवश्यकता मशीनों पर, बड़ी बड़ी तकनीकी ज्ञान पर पूंजी की आवश्यकता है, तो पूंजी अधिक लगेगी। और अगर श्रमिकों के माध्यम से हो रहा है तो पूंजी कम लगेगी। अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया भी स्थायी पूंजी को प्रभावित करती है। उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा है तो स्थायी पूंजी अधिक लगेगी, उत्पादन श्रमिकों के द्वारा हो रहा है तो स्थायी पूंजी कम लगेगी। अवास्तविक परिसंपत्ति व्यय, जो व्यय व्यवसाय की स्थापना के समय किए जाते हैं वो स्थायी पूंजी को प्रभावित करते हैं। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसको स्थापित करने में बहुत बड़ी मात्रा में व्यय करने पड़ते हैं, और ये व्यय भी स्थायी पूंजी की मात्रा तय करते हैं। इसे कहते हैं अवास्तविक परिसंपत्ति व्यय। जो व्यवसाय की स्थापना के समय, जो व्यय व्यवसाय की स्थापना के समय किए जाते हैं वे भी स्थायी पूंजी की मात्रा तय करते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी क्या है, और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए पूंजी लगाई जाती है, स्थायी पूंजी कहलाती है। अब व्यवसाय के दैनिक संपादन, रोज के खर्चों के लिए जो पूंजी लगाई जाती है वो कार्यशील पूंजी कहती है। और कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले घटक इस प्रकार है। व्यवसाय का आकार। व्यवसाय के आकार से आशय परिचालन के पैमाने से होता है, मतलब व्यवसाय को चलाने से होता है। यदि परिचालन के रूप में, व्यवसाय को चलाने के रूप में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो व्यवसाय का आकार बड़ा होने पर कार्यशील पूंजी अधिक लगेगी। और व्यवसाय चलाने के लिए यदि आपको खर्चे कम करने पड़ते हैं तो कार्यशील पूंजी कम लगेगी। अर्थात अगर आपका व्यवसाय बड़ा है तो व्यवसाय को चलाने के लिए परिचालन व्यय, छोटे छोटे व्यय ज़्यादा करने पड़ते हैं, स्थायी पूंजी अधिक लगेगी। और अगर व्यवसाय छोटा है तो व्यवसाय को चलाने के लिए छोटे छोटे व्यय कम करने पड़ते हैं, और छोटे छोटे व्यय को करने के लिए लगाई गई स्थायी पूंजी भी कम लगेगी। निर्माण प्रक्रिया में लगने वाली लागत और समय, अर्थात जो माल आप बना रहे हो उसमें लगने वाला समय और लागत अधिक है तो आपको स्थायी पूंजी भी अधिक लगेगी। और व्यवसाय में जो माल बन रहा है उसमें लगने वाला समय और लागत कम है तो स्थायी पूंजी भी कम लगेगी। ध्यान रखना, ठीक है। बिक्री की तीव्रता। यदि निर्मित माल, बना हुआ माल का विक्रय तेजी से होता है और नगद पैसा शीघ्र आ जाता है तो स्थायी पूंजी कम लगेगी।
भाई माल हाथ के साथ बन रहा है और हाथ के साथ बिक रहा है तो सारी पूंजी कम लगेगी, कार्यशील पूंजी कम लगेगी, कार्यशील पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है। इसके विपरीत यदि बिक्री धीरे धीरे हो रही है, माल बिक नहीं रहा, जमा होते जा रहा, एकत्र होते जा रहा, माल बिकने में समय लग रहा, तो पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। समझ गए बेटा? देखिए, यदि माल तेज़ी से बिक रहा है तो पैसा आएगा तो पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर माल बिकना कम है, माल धीरे बिक रहा है, स्टॉक जमा होते जा रहा है, देर से बिक रहा है, तो स्थायी पूंजी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। मतलब यदि आपका माल तेज़ी से बिक्री हो रहा है, नगद प्राप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। इसके विपरीत यदि बिक्री धीरे धीरे है, स्टॉक बढ़ रहा है, एकत्रित हो रहा है, जमा हो रहा है, देर से बिकेगा, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। उसके बाद मौसमी परिवर्तन। अगर उत्पादन किसी मौसम में विशेष में होता है, किसी विशेष मौसम में, तो कार्यशील पूंजी की मांग मौसम के अनुसार परिवर्तित होंगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का उत्पादन केवल गर्मी के मौसम में होता है, तो गर्मी के मौसम में कार्यशील पूंजी अधिक लगेगी, बाकी मौसम में कार्यशील पूंजी कम लगेगी क्योंकि वहाँ पर उत्पादन कम होता है। ठीक है? कुछ व्यवसाय मौसम से संबंधित होते हैं और जब वो विशेष मौसम आता है तभी कार्यशील पूंजी की मांग बढ़ जाती है और अन्य मौसम में कार्यशील पूंजी की मांग कम हो जाती है। इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चंस अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण को समझाइए। नाम से ही स्पष्ट है, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण। अति पूंजीकरण से आशय उस स्थिति से है जब किसी कंपनी की, ध्यान रखना, जब किसी कंपनी की आय अर्जन करने की क्षमता इतनी कम होती है कि वह अंशों पर लाभांश देने में असफल होती है। मतलब कंपनी की आय कम हो जाती है और वह अपने अंशधारी को लाभांश सही समय पर सही रूप से नहीं दे पाती है या कम लाभांश देती है। इसके कारण उसकी प्रतिभूतियों का सममूल्य से भी कम हो जाता है। अर्थात उसका अंश अगर 10 का है तो 9 रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये का है 90 रुपये का हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति जहाँ कंपनी को लाभ कम होता है और वह अपने अंशधारी को लाभांश नहीं दे पाती और उसके अंशों का और ऋण पत्रों का मूल्य सम मूल्य से भी कम हो जाता है, इसे अति पूंजीकरण कहते हैं। ठीक है? और अल्प पूंजीकरण से आशय उस स्थिति से है जब कंपनी के अंशों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तकीय मूल्य से अधिक हो जाता है। अर्थात 10 का अंश 12 में बेचा जाता है, 100 का अंश 105 में बेचा जाता है, इसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। अर्थात आय अर्जन करने की क्षमता के आधार पर कम पूंजी का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। अर्थात व्यवसाय में जितनी आय हो रही है उसके आधार पर कम पूंजी का प्रयोग किया जा रहा है, इसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। अर्थात अति पूंजीकरण यानी वह स्थिति जहाँ पर कंपनी की आय अर्जन करने की क्षमता कम हो जाती है, और अल्प पूंजीकरण यानी वो स्थिति जहाँ आय अर्जन करने की क्षमता तो अधिक होती है लेकिन कंपनी पूंजी का प्रयोग व्यवसाय में कम करती है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है अति पूंजीकरण के कारण और दोष। अति पूंजीकरण क्यों होता है? यदि व्यवसाय की स्थापना मुद्रास्फीति के समय हुई हो तो अति पूंजीकरण की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति मतलब एक प्रकार का नुकसान होता है। ऐसी कंडीशन में अति पूंजीकरण की स्थिति होती है। कंपनी ऊंची ब्याज दर पर, ध्यान रखना, ऊंची ब्याज दर पर दिए गए ऋण यदि पूंजी कम होने के कारण प्राप्त करती है तो अति पूंजीकरण की स्थिति होती है। अर्थात कंपनी ऊंची ब्याज दर पे ऋण लेती है लेकिन उनकी पूंजी कम हो जाती है, इस कारण अति पूंजीकरण की स्थिति हो जाती है। मतलब वो लोगों से कर्जा तो ले लेती है और ज़्यादा ब्याज पर कर्जा लेती है परंतु उनके पास पूंजी कम होती है। ऐसी कंडीशन में अति पूंजीकरण की स्थिति होती है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप लाभ नहीं कमा पाती। कंपनी की स्थापना पर, याद रखना, कंपनी की स्थापना पर यदि दीर्घकालीन पूंजी में निवेश अधिक हो गया हो, अर्थात कंपनी स्थापित करते समय दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करने में अधिक पैसा लगा दिया गया हो और कंपनी की आय अर्जन करने की क्षमता कम होती है, अर्थात दीर्घकालीन पूंजी में अधिक पैसा लगा दिया गया हो और कंपनी आय अधिक कम कमा रही है, तो इस परिस्थिति में अति पूंजीकरण का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा ऊंची कर दर और कठोर साख नीति अति पूंजीकरण को बढ़ावा देती है। अर्थात सरकार ने अगर उपक्रम पे अधिक दर से कर लगाया है और कठोर नीति अपनाई है, सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर कर की नीति, ज़्यादा कर की नीति, सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है,
और कठोर प्रणाली से टैक्स लगा रही है तो व्यापार में अति पूंजीकरण को बढ़ावा मिलता है। अब हम पढ़ रहे हैं अति पूंजीकरण के दोष। अति पूंजीकरण से लाभांश की दर में कमी आती है, मतलब जो लाभांश बांटा जाता है कम दर से बांटा जाता है, तो जो हमारी कंपनी के अंशधारी हैं, विनियोक्ता जिन्होंने हमारी कंपनी में पूंजी लगाई है, उनके विश्वास में भी कमी आती है क्योंकि उनको लाभांश कम मिलता है। कंपनी के प्रबंधक वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी कर अपनी कुशलता छुपाने का प्रयास करते हैं, अर्थात वित्तीय स्थिति डगमगा जाती है, कंपनी के प्रबंधक इससे घबरा जाते हैं और वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी करके अपनी कुशलता छुपाने का प्रयास करते हैं, इससे बचने का प्रयास करते हैं। कंपनी के साख पर प्रभाव पड़ता है, कंपनी की गुडविल, कंपनी की प्रसिद्धि, कंपनी की साख प्रभावित होती है, जिससे वित्त प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मार्केट से उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। लाभांश कम मिलने के कारण अंशों के मूल्य में भी कमी आ जाती है, कंपनी के अंश अपने आप कम हो जाते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग होता है, व्यापार के सभी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और अपव्यय में भी वृद्धि होती है, फालतू के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। आइए अब हम इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? मतलब कंपनी वित्त की जो व्यवस्था करती है अनेक स्रोतों से करती है, तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत जो है वो समता अंश पूंजी है। समता अंश पूंजी इसलिए सस्ता स्रोत है क्योंकि समता अंशधारियों को लाभांश मिले या न मिले या अनिवार्य नहीं होता, और लाभांश की दर भी निश्चित नहीं होती। वित्तीय प्रबंधन का संबंध किससे है? उत्पादन क्रियाओं से, ठीक है, वित्तीय क्रियाओं से, प्रशासनिक क्रियाओं से या नियंत्रण क्रियाओं से। इसके अंदर ही आंसर छुपा है। वित्तीय प्रबंधन का संबंध वित्तीय क्रियाओं से है। स्थायी पूंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? बताया था मैंने, स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए। स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए स्थायी पूंजी का प्रयोग किया जाता है। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं होता। दीर्घकालीन कोष का मतलब होता है लंबे समय के लिए बनाया हुआ कोष। इसमें समतांश, लाभांश, पूर्वाधिकारी अंश और दीर्घकालीन अंश, तो चारों में से क्या सम्मिलित नहीं होता? ठीक है, तो ध्यान रखना इन चारों में से पूर्वाधिकारी अंश लाभांश सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि दीर्घकालीन कोष का मतलब होता है कंपनी द्वारा जमा के रखा हुआ पैसा। समतांशों के माध्यम से कंपनी धन जमा करती है, पूर्वाधिकारी अंश बेचकर भी कंपनी धन जमा करती है, दीर्घकालीन ऋण लेकर भी कंपनी धन जमा करती है, और जमा किया हुआ धन कोष कहलाता है। लेकिन लाभांश जमा नहीं कर सकते भैया, लाभांश तो बांटना पड़ता है अंशधारियों को। समझ में आ रहा? दीर्घकालीन कोष का मतलब होता है लंबे समय के लिए जमा करके रखा हुआ पैसा, और ये समतांशों के माध्यम से, पूर्वाधिकारी अंशों के माध्यम से और दीर्घकालीन ऋण के माध्यम से जमा किया जाता है। और लाभांश से पैसा जमा नहीं होता, लाभांश तो कंपनी को बांटना पड़ता है, तो दीर्घकालीन कोष में लाभांश सम्मिलित नहीं होता। कार्यशील पूंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? समझा चुका हूँ। कार्यशील पूंजी का उपयोग चालू दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है, यानी व्यवसाय में जो छोटे समय के कर्जे होते हैं, छोटी अवधि के कर्जे, दीर्घकालीन कर्जे, दैनिक जीवन के कर्जे, दैनिक जीवन के खर्चे, उसको चुकाने के लिए, चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जाता है। तो स्थायी पूंजी का उपयोग स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए और कार्यशील पूंजी का उपयोग व्यवसाय के दैनिक जीवन के चालू दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है, जो रोजमर्रा के कामों में खर्चा होते हैं। रिक्त स्थान, भूमि और भवन में विनियोग खालिस्तान पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। भैया भूमि और भवन हमारी स्थायी संपत्ति है, और अगर आप भूमि और भवन में विनियोग कर रहे हो तो स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए स्थायी पूंजी लगाई जाती है। निर्माणी उद्योग में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। निर्माणी उद्योग यानी जो उद्योग निर्माण कार्य कर रहे हैं वह स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। सीमेंट, रसायन। समता अंशधारियों को कंपनी में खालिस्तान देने का अधिकार होता है, अपना मत देने का अधिकार होता है। वित्तीय योजना लचीली होनी चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार उसे बदलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चालू संपत्तियों का योग खालिस्तान पूंजी कहलाती है। चालू संपत्तियों का योग कार्यशील पूंजी कहलाती है। ध्यान रखना, सकल कार्यशील पूंजी, क्योंकि चालू संपत्तियों से सकल कार्यशील पूंजी प्रस्तुत होती है। चालू संपत्तियों का संबंध कार्यशील पूंजी से होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आप समझे उसे। चालू संपत्ति का योग कार्यशील पूंजी से संबंधित होता है, स्थायी संपत्ति का योग स्थायी संपत्ति से संबंधित होता है। फिर है
समताधिकारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता, ये गलत है। समताधिकारियों को ही मताधिकार का अधिकार होता है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्ष के लिए होता है, गलत है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन लंबे समय के लिए होता है, उसका नाम ही दीर्घकालीन है। पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को शामिल किया जाता है, ये भी गलत है। पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी शामिल नहीं होती, क्योंकि पूंजी संरचना में दीर्घकालीन पूंजी शामिल होती है। कार्यशील पूंजी तो व्यवसाय के दैनिक जीवन के चालू दायित्वों के भुगतान के लिए रखी जाती है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा है, सही है। सामान्य प्रबंधक और वित्तीय प्रबंधक दोनों एक ही अंग होते हैं, अर्थात वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक शाखा है, सही है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग नहीं है। अभी तो मैंने समझाया कि वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की शाखा है, अर्थात वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग है, और वो बोल रहा कि वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग नहीं है, तो ये असत्य है। सही जोड़ियाँ जमानी है आप लोगों को। वित्तीय प्रबंधन जो होता है वित्त के कार्य से संबंधित होता है। कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों से संबंधित होती है, और स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों से। मंदी की अवस्था में कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, कर्जा लेती है, कर्जा लेकर ऋण पत्र निर्गमन करती है। प्रशासनिक कार्य जो है वो प्रशासनिक कार्य वित्त कार्य होते हैं। वित्त मतलब पैसों से संबंधित। स्थायी पूंजी जो होती है दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए खर्चा कर दी जाती है, ठीक है। विनियोग का जो निर्णय होता है वो अल्पकालीन वित्त नियोजन के लिए होता है। पूंजी संरचना स्थायी पूंजी में शामिल होती है, अर्थात स्थायी पूंजी की संरचना में शामिल होती है। और लाभ उपक्रम की मजबूती का मापदंड होता है। जितना लाभ होगा उपक्रम उतना मजबूत माना जाएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत अंश पूंजी है। अंश निर्गमन करके आप स्थायी पूंजी प्राप्त कर सकते हो। व्यापार या व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? वित्त को। हमारे शरीर में रक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार व्यवसाय में भी रक्त के रूप में वित्त माना जाता है। वित्त होगा तो व्यवसाय चलेगा, वरना नहीं चलेगा। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी लगती है? दीर्घकालीन पूंजी, जिसे आप स्थायी पूंजी भी कह सकते हो। 5 या अधिक वर्षों के लिए की गई वित्तीय योजना क्या कहलाती है? 5 से अधिक वर्षों के लिए अपनाई गई वित्तीय योजना दीर्घकालीन वित्तीय योजना कहलाती है। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? चालू संपत्ति और चालू दायित्व का अधिक्य। चालू संपत्ति में से चालू दायित्व माइनस करो तो कार्यशील पूंजी आती है, अर्थात चालू संपत्तियों के योग में से चालू दायित्व का योग माइनस करेंगे। चालू संपत्ति अधिक है, चालू दायित्व कम है, कार्यशील पूंजी सामने आती है।